मेरे पूर्वज अपना पुश्तैनी काम छोड़कर प्रभु जी की सेवा में लगे। मेरे पिता ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया और उन्होंने सेवा में लौटे। उनका रैंक एक अधिकारी स्तर का, और जब वो रिटायर हुए तो सूबेदार। रिटायर होने के बाद मेरे पिता दपोली में परिवार को लेकर बसने के राजी थे, पर किन्हीं कारणों से उनका विचार बदल गया और वो दपोली से सतारा, जहाँ हम 1904 तक रहे। जब सतारा गए, जब गोरे गांव गए, तो मुझे मेरे बड़े भाई और बहन के दोनों बेटे, मेरी बहन की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए दोनों भांजे हमारे साथ ही रहे। मेरी चाची और कुछ पड़ोसियों के देखभाल में घर पर ही छोड़ा। मेरी चाची बहुत दयालु थी और उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं। वो कुछ नाटक करती थी और कुछ उनके पैरों बोलने लगा। तो मैं सोचा कि मुझे कोई ना कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। मैं अपने ऑफिस गया, अपने दोस्तों से बात की। बड़ौदा राज्य में मेरा कोई अछूत दोस्त नहीं थे, पर अन्य जातियों में थे, जिसमें से एक हिंदू था और एक भारतीय ईसाई। मैं सबसे पहले अपने हिंदू मित्र के पास गया और मेरे साथ जो घटना घटी उसको बताया। वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने बातचीत को बहुत डराया। मैंने अपने रुकने के लिए उससे जगह मांगी तो उसने मुझे कहा, यार भीम, अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मेरे नौकर भाग जाएंगे। ये सुनकर मैंने उसमें कोई जवाब नहीं डाला। मैं वापस चला आया। मैं अपने ईसाई मित्र के पास गया और उससे अपने रुकने के लिए प्रार्थना की और उसने मुझसे कहा, यार देखो, कल ही मेरी पत्नी बड़ौदा आ रही है, उससे राय लेनी पड़ी। ये बड़ा कूटनीतिक जवाब था, ये समझकर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं वापस चला गया। जिस समय मैं अपने ईसाई मित्र के घर से निकला था उस समय 4 बजे थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय बड़ौदा छोड़ने के लिए। रात को 9 बजे ट्रेन जाती थी। अब इस समय मैं अपना समय कहाँ बिताऊं, ये सोच कर मैं परेशान था। तभी मैंने निश्चय किया एक बार में अपना समय बिताने का, जिसका नाम कमाही बाग था। और बैठकर मैं अपने जो घटना घटी उसको सोच रहा था और दुखी था और अपने माँ बाप को याद करता था, जैसा अक्सर बच्चे दुख की घड़ी याद करते। मैं वहाँ से 8 बजे निकला। मैंने एक गाड़ी पकड़ी और सराय वापस आ गया। सराय वापस आने के बाद मैंने अपना सामान उठाया। ना केयर टेकर ने मुझसे कुछ कहा, न मैंने उससे कुछ कहा। मैंने उसको पैर भाड़ा दिया और यात्रा के लिए अपने ट्रेन पकड़ी और बड़ौदा आ गया। लाठियों से लैस एक दर्जन पारसियों का आकर मुझे धुतकारना और मेरा उनके सामने गिड़गिड़ाते रहना एक ऐसा दृश्य है जिसे 18 वर्ष तक भी मैं भूल नहीं पाया। और जब भी इस दृश्य को याद करता हूँ तो आंखों से आंसू गिरे बिना नहीं रहते। उससे मुझे पता चला कि जो आदमी एक हिंदू के लिए अछूत है वो एक अछूत ही है। बच्चे स्कूल जाते थे और खुद ही अपना खाना बनाते थे। हम रोटी नहीं बना सकते थे, इसलिए हम पुलाव पर जिंदा रहे, जिसे बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें चावल और मटन के सिवा कुछ नहीं पड़ता। मेरे पिता खजांची होने के नाते हमें देखने के लिए नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने हमें पत्र लिखा
कि हम गोरे गांव आ जाएंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियां उनके साथ बिताएंगे। इस खबर को सुनकर हम इतने खुश हुए और इतने उत्तेजित हुए क्योंकि उससे पहले हमने से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। हमने जाने की सभी तैयारी कर ली। अंग्रेजी बनावट की नई कमीजें, नई टोपियां, नए जूते और सिल्की किनारे की धोतियां यात्रा के लिए खरीद ली थी। मेरे पिता ने यात्रा से संबंधित हमें सारी बातें बता दी थी और हमसे ये भी कह दिया था कि हम अपने प्रस्थान करने की सूचना उन्हें दे दी ताकि वो अपने चपरासी को रेलवे स्टेशन भेजकर हमें लिवा सके। इस व्यवस्था के अनुसार मैं, मेरा बड़ा भाई और बहन के दोनों बेटों ने सतारा से प्रस्थान किया। घर पर मेरी चाची अकेले रह गई थी, जिसकी देखभाल करने के लिए हमने पड़ोसियों से वादा किया। हमने नए कपड़े पहने हुए थे। हमारे घर से रेलवे स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर था, इसलिए हमने एक तांगे की व्यवस्था कर ली। हम खुशी खुशी घर से निकल गए। मैं, मेरा बड़ा भाई और बहन दोनों हम इतना खुश थे और इतना उत्तेजित थे जल्दी से जल्दी अपने पिता तक पहुंचने के लिए। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। मेरे भाई ने टिकट दिए और मुझे और बहन के दोनों बेटों को एक एक आना यात्रा के लिए जेब खर्च दिया और हमने अपने विलासी जीवन की शुरुआत लाइमेट की बोतल से की। और जैसे ही ट्रेन सीटी बजाती हुई आई, हम इस डर से उसमें तुरंत चढ़ गए कि कहीं हम पीछे न रह जाए। मेरे पिता ने हमें यह भी बता दिया था कि हम गोरे गांव के लिए पास के रेलवे स्टेशन मैसूर पर उतर गए। ट्रेन 5 बजे मैसूर स्टेशन पर थी। मैं, मेरा बड़ा भाई और बहन के दोनों बेटे अपना सामान ट्रेन से नीचे उतरे। कुछ ही देर में सभी यात्री जा चुके थे। मैं, मेरा बड़ा भाई और बहन के दोनों बेटे केवल स्टेशन पर अकेले रह गए थे और हम अपने पिता या उनके द्वारा भेजे जाने वाले चपरासी का इंतजार कर रहे थे। हमने लंबा इंतजार किया और न तो पिताजी आए और न ही उनके द्वारा भेजे जाने वाला चपरासी आया। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर पूछताछ करता हुआ हमारे पास आया। टिकट दिखाओ। भाई बहुत खूब, तुम लोग तो बहुत सुंदर हो और ये दोनों छोटू मोटू मोटू हो रहे हो, गुल 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 गुल, ये तो बहुत ही क्यूट है। शाबाश। और तुम लोग बेटा अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? हम अपने पिता या उनके द्वारा भेजे जाने वाले चपरासी का इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक ना ही हमारे पिताजी आए और ना ही चपरासी आया और हमें ये भी नहीं पता कि हम गोरे गांव कैसे पहुंचेंगे। क्या तुम लोग अकेले? वाह गॉड टू वेयर ही इज नॉट बाय। वाह बहुत सुंदर। अच्छा बेटा ये बताओ तुम लोग कौन हो? महार है। इतना सुनते ही स्टेशन मास्टर का चेहरा बिल्कुल बदल गया। हम देख सकते थे कि वो घड़ा की दृष्टि से भर गया था। हमारी बातचीत और हमारे कपड़ों से कोई ये नहीं पहचान सकता था कि हम अछूत बच्चे हैं। और स्टेशन मास्टर ने जिस तरह से हमें छुआ था उसे पक्का यकीन था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। पर जैसा कि हिंदुओं में रिवाज है, उसने हमसे पूछा और जैसे ही हमारा उत्तर सुना वो तुरंत अपने कमरे में चला गया। हम चारों बच्चे जहां खड़े थे वहीं खड़े थे। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था और हमें अभी तक ये नहीं पता था कि हम गोरे गांव कैसे पहुंचेंगे। हम भटका थे।
सारी सारी खुशी, सारा आनंद तो यात्रा से पहले था तो फिर बदल गया था। हम सोच रहे थे कि हम गोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। तभी थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और उसने हमसे पूछा, अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो? हमें गोरेगांव जाना है और यहाँ आसपास बहुत सी बैलगाड़ियां हैं जो किराए पर चलती है। यदि हमें कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और अगर ज्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। आप हमें रास्ता बता दें। पर स्टेशन मास्टर को दिया गया हमारा जवाब कि हम महान हैं, आसपास खड़े टांगे वालों के दिमाग में घुस गया था और उनमें से कोई भी टांगे वाला हम अछूत सवारियों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हम दुगना पैसा देने को तैयार थे। स्टेशन मास्टर जो हमारी तरफ से बात कर रहा था वो खामोश खड़ा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने मुझसे कहा, क्या क्या तुम लोग बैलगाड़ी चला सकते हो? हम तेजी से उछले और चिल्लाए, हाँ, हम चला नहीं सकते। वो कैंट में रहने की वजह से हम दोनों भाई बैलगाड़ी अच्छी तरह चला सकते हैं। हम चला लेंगे। स्टेशन मास्टर हमारी बात को सुनकर एक दूर खड़े टांगे वाले के पास गया। उससे उसने कुछ बातचीत की और फिर हमारे पास आया और हमसे कहा, देखो एक टांगे वाला तुम लोगों को ले जाने के लिए तैयार है, पर तुम्हें दुगना पैसा देना पड़ेगा और वो टांगा नहीं चलाएगा। टांगा तुम्हें से ही एक को चलाना पड़ेगा। अगर तैयार हो तो बताओ। हम सहमत हो गए। इस तरह एक टांगे वाला हम अछूत सवारी को ले जाने के लिए तैयार हो गया। इससे वो अपने अछूतपन होने से भी बच गया और उसे आमदनी का जरिया भी मिल गया। पर हम तब तक स्टेशन नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि हम रात होने से पहले ही गोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने गाड़ीवान से कहा, हमें गोरेगांव पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। हमें टांगे वाले की बात पर सहमत होकर अपना सामान उसके गाड़ी में रखा और हम में से एक ने लगाम पकड़ी और गाड़ी वाले के साथ पैदल चल रहे टांगे के साथ हमारी गाड़ी चल दी। हम थोड़ी दूर हम गाड़ी चलाए होंगे कि तभी पास में एक नदी पड़ी। टांगे वाले ने हमसे कहा, सुनो, तुम लोगों को आगे पानी नहीं मिलेगा। तुम लोग यहीं आगे चलकर थोड़ा सा पास में नदी है, वहां पर थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा पी लो। हम सहमत हो गए क्योंकि हमें भूख भी बहुत लगी थी और हमें बहुत ज्यादा प्यास भी लगी। हम बहुत ये मौका पाकर बहुत खुश थे। टांगे वाले ने हमसे कहा, थोड़ा सा मुझे किराए का पैसा दे दो जिससे मैं पास के गांव में जाकर कुछ खा पी आऊं। मेरे भाई ने उसे किराए का कुछ पैसा दिया और वो जल्दी वापस आने को कहकर गांव चला गया। हमने तुरंत अपना टिफिन खोला और खाना शुरू कर दिया। हमें बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ी। हमें से एक पास ही बने गड्ढे के पास गया, पर वहां कोई पानी नहीं था। वहां बैल और गाय का मलमूत्र था जहां जानवर पानी पीने के लिए आते। वो पानी इतना बदबूदार था कि हम उसे किसी भी कीमत पर पी नहीं सकते थे। वो पानी मानव उपयोग के लिए था ही नहीं। हमने अपना टिफिन बंद कर दिया और गाड़ी वाले का इंतजार करने लगे। हमने लंबा इंतजार किया, चारों दिशाओं में उसे देखने का प्रयास किया। कुछ देर बाद गाड़ी वाला आया और हमने अपनी यात्रा शुरू की। 5-6 मील तक हम गाड़ी चलाते रहे।
और वो टांगे वाला हमारे साथ साथ पैदल चलता था। पर थोड़ी देर बाद वो अचानक कूद कर हमारी गाड़ी में आ गया। हमने सोचा कि जो टांगे वाला अपने अछूत होने के डर से हमें अपने बैलगाड़ी किराए पर नहीं दे रहा था, वो हमारे साथ आकर हमारे साथ बैठ गया और हमारे हाथ से लगाम ले ली। शायद मानवीय हो गया है। हमने उससे कोई जवाब साफ नहीं किया और हम अपने गंतव्य तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। 5-6 मील तक गाड़ी वो चलाता रहा और हम गाड़ी के चलते रहने में ही मस्त रहे। पर शीघ्र ही अंधेरा छा गया, चारों ओर अंधेरा हो गया। कोई भी सड़क पर कोई लाइट, कोई बत्ती और कोई आदमी या कोई जानवर नजर नहीं आ रहा, जिससे हमें ये महसूस हो सके कि हम उनके बीच में हैं। हमें गाड़ी वाले की नीयत पर शक होने लगा, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे और हम गोरे गांव का कोई अता पता नहीं था। हमने गाड़ी वाले से सवाल जवाब शुरू कर दिए। तुमने कहा था कि तुम 3 घंटे के अंदर पहुंचा दोगे और सतह स्टेशन छोड़े हमें कितना समय हो गया है और कितनी रात हो गई है और अभी तक गोरे गांव का कुछ अता पता नहीं है। तुम हमें कहीं और ले जा रहे हो। तुम हमें ले जाकर मार तो नहीं दोगे? तुमने हमसे कहा था कि हम 3 घंटे में गोरे गांव पहुंच जाएंगे। आधी रात हो चुकी थी पर गाड़ी वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। हम चारों बच्चे चीख कर रो रहे थे। हमारा शक और बढ़ता जा रहा था क्योंकि हमारे पास जेवरात थे। इस शक से और भी बढ़ता जा रहा था कि ये गाड़ीवान हमें ले जाकर सन्नाटे में कहीं न कहीं ले जाकर मार देगा। हमने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने कहा था कि हमें 3 घंटे लगेंगे। तुम हमें बदमाश हो, तुम हमें कहीं और ले जा रहे हो। शांत रहो, चुप रहो। वो रोशनी देखते हो, वो टोल कलेक्टर की रोशनी है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वहीं पहुंचेंगे और रात को आराम करेंगे और बाहर रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझे? शांत हो जाओ। हम बिल्कुल शांत हो गए। थोड़ी देर बाद हमें एक रोशनी दिखाई दी। हमने अपने साहस को बटोरा और एक आशा उत्पन्न हुई कि हम गोरे गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। 2 घंटे बाद हमारी गाड़ी टोल कलेक्टर की कुटिया पर पहुंची। ये पहाड़ी पर थी, पर पहाड़ थी पहाड़ी की दूसरी तरफ। यहाँ बहुत से बैलगाड़ियां रात में रुकने के लिए रुकी हुई थी। हमने गाड़ी वाले से पूछा, क्या हमें यहाँ पर थोड़ा पानी मिल सकता है? ये दोनों बच्चे भी हमारे साथ में बहुत प्यासे हैं और हमें भूख भी लगी है। देखो, टोल कलेक्टर एक हिंदू है। अगर तुम लोगों ने अपने आप को महार बताया तो पानी मिलना मुश्किल है। तुम अपने आप को मुसलमान बताओ और अपने भाग को आजमाओ। ये बात सुनकर मैं टोल कलेक्टर की कुटिया पर गया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से उर्दू जानता था और मैंने उससे उर्दू में बात की। चाचा जान, आडवर्स है। चाचा जान, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप हमें थोड़ा सा पानी दे दें। वो देखिए, 2 बच्चे भी हमारे साथ में हैं। खुदा आपको बहुत तरक्की देगा। बहुत मेहरबानी होगी चाचा जान, बस थोड़ा सा पानी हमें दे दे। कौन हो तुम? चाचा जान, हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए यहाँ किसने पानी रखा है? चलो वो पानी देखते हो ना, वहां जाओ, देखो शायद पानी मिल जाए। चलो भागो यहाँ से। टोल कलेक्टर ने हमें डांट कर भगा दिया और मैंने अपने भाई को अपने से सुनाया। अब उसके मन में क्या हुई मैं कुछ नहीं जानता। बैलगाड़ी खोल दिए गए थे और हमने अपना बिस्तर बैलगाड़ी पर ही लगा दिया था। पर मेरे भाई ने कहा, देखो, हम लोगों को एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हम में से 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागते रहना चाहिए। इस तरह हमने अपनी रात उस कुटिया पर बिताई।
भोर होते ही गाड़ीवान हमारे पास में आया और हमसे चलने के लिए कहा। हमने उससे तुरंत कहा कि हम यहाँ 8 या 9 बजे से पहले नहीं निकलेंगे। हम कोई मौका लेना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे पास ज़रूरत थे और हमें बार बार गाड़ी वाले पर शक हो रहा था। 8 बजे हमने उस कुटिया से प्रस्थान किया और 11 बजे हम गोरेगांव पहुंचे। हमारे पिता को हमें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने अपने आने की कोई सूचना मुझे क्यों नहीं दी? हमने आपको सूचना दी थी पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग इतना इंतजार करते रहे। आप जानते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे? बाद में पता चला कि गलती हमारे पिता के नौकर की थी। हमारी वो चिट्ठी उसे मिल गई थी पर वो पिता को दे नहीं पाया था। इस घटना का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जब ये घटना घटी तो मैं 9 साल का था। इस घटना से पहले मुझे पता था कि मैं अछूत हूं और अछूतों के साथ अपमानजनक भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए मुझे पता था कि मैं अपनी कक्षा में अपनी श्रेणी के अनुसार अपने सहपाठियों के साथ नहीं बैठ सकता। मुझे अकेले एक कोने में बैठना पड़ता था और बैठने के लिए एक टाट का कपड़ा था। और स्कूल मास्टर ने मुझसे कह रखा था, भीम, ये टाट का टुकड़ा तुम शाम को अपने स्कूल छूटने के बाद अपने घर ले जाया करो और वापस स्कूल आने के बाद लेकर आया करो। ये सब मैं जानता था। मैं जानता था कि मैं नल नहीं खोल सकता। समर बच्चों को जब भी प्यास लगती वो नल पर जाते और नल खोलते और पानी पी लेते। केवल अध्यापक की आज्ञा जरूरी होती थी पर मेरे मामले में अध्यापक की आज्ञा जरूरी नहीं थी। मेरे मामले में चपरासी का उपस्थित होना जरूरी था क्योंकि वही एक आदमी था जो जिसे अध्यापक नल खोलने के लिए कह सकता था। और जिस दिन चपरासी नहीं होता था उस दिन मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। ये सब मैं अच्छी तरह जानता था। मेरी बहनें हमारे कपड़े धोती थी। ऐसा नहीं था कि धोबी को पैसा देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। यह सतारा में कोई धोबी नहीं था पर कोई भी धोबी अछूतों को कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं था। ये मैं अच्छी तरह जानता था। मेरी बड़ी बहन हम सबके बाल काटती थी। वो बाल काटते काटते एक कुशल नाई बन गई थी। ऐसा नहीं था कि नाई को हमें पैसा देने के लिए पास पैसे नहीं थे। यह सतारा में कोई नाई नहीं था पर कोई भी नाई किसी भी अछूत के बाल और दाढ़ी बनाने को तैयार नहीं था। ये सब मैं जानता था। और ये घटना मेरे लिए एक आघात थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पूर्व मैं समझता था कि अछूत होना एक साधारण बात है, जैसा कि बहुत से सवर्णों के लिए और बहुत से अछूतों के लिए। पर इस घटना ने मुझे अस्पृश्यता के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। रिजल्ट 6 पार्ट है मगर अभी 6 दिसंबर को हम लोगों ने इसके 4 पार्ट किए थे। वो 2 पार्ट छोड़ दिए थे क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिवार दिवस था और वो 4 पार्ट पूरा इतना, क्योंकि वहाँ का जो सेटअप था वो पूरे दिन हम लोगों ने सेटअप किया था, लाइट से लेकर म्यूजिक तक, स्टेज से लेकर बहुत सी चीज़ें। और यहाँ हमारे पास समय भी कम था और हमें ये प्रस्तुति आप तक पहुँचानी थी, तो इससे 2 ही पार्ट हमने किए हैं यहाँ पर, जो 40 मिनट के आसपास का, क्योंकि बात हुई थी कि 40 मिनट का समय जरूरी है क्योंकि आप भी हमारे लोग व्यस्त रहते हैं।
मगर मेरा प्रयास था कि हम ये प्रस्तुति चाहे 10 मिनट करें या 20 मिनट करें या 50 मिनट करें या 1 घंटा करें, हम इन प्रस्तुतियों को लेकर अपने बीच में जाए। ये जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पे 2 ही हमने पार्ट किए, 2 पार्ट किए और वो भी बहुत उस तरह से नहीं हो पाए। एक एक्टर जानता है और दर्शक भी जानता है। मगर मेरा ये सोचना है कि जिस तरीके से दलित साहित्य पूरे देश में और दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, उस तरह से दलित रंगमंच भी आने वाले समय में देश में और देश के बाहर जाना और पहचाना जाए। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं दिल्ली कई बार आया हूँ और दिल्ली में कम से कम 30-35 लोगों की टीम लेकर मैं आया हूँ। जेलू में नाटक किया था ध्रुव पहलवान, उसमें 22 लोग थे। तालकटोरा स्टेडियम में नाटक किया था भूगम शरण गच्छामी, उसमें 35 लोग थे और बड़े बड़े नाटक। मगर इस समय एक विचार में आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इसको भोगा है और इसको हम शेयर करते हैं। जब ये नाटक होते थे तो अचानक जब नाटक 96 से लेकर 97